हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू इट फॉर योर ड्रीम्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं पीटी 365 सीरीज और हम फर्स्ट पोर्शन कर रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। सो द टॉपिक है सोशलिस्ट सेक्युलर इन द प्रियम्बल। न्यूज़ में क्या होता है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इन डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2024 में जजमेंट आई थी, हैव डिसमिस्ड द पिटीशन challenging the inclusion of words socialist and secular in the preamble through 42nd Amendment Act 1976। ये इससे रिलेटेड पिटीशन को डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब और ऑब्जर्वेशंस क्या थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। अब जब से ये एडिशन हुआ, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कुड नॉट be invalidated merely on the ground that preamble retained its original adoption date of 26 नवंबर 1949। तो इन वर्ड्स को इनवैलिडेट नहीं किया जा सकता सिर्फ इस वजह से कि जो प्रियम्बल की ओरिजिनल अडॉप्शन डेट है वो 26 नवंबर 1949 है। नेक्स्ट इज इट हैज डिसमिस्ड retrospectively date of preamble adoption does not curtail the amending power of parliament under article 368। अब अंडर आर्टिकल 368 क्या करता है? ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, अनक्वेश्चनेबली रेस्ट विद द पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है अंडर आर्टिकल 368 कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर सकता है। whose amending power extends to preamble also। Amendment to the constitution cannot be challenged on the ground of violation of basic structure। कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकता। अब बेसिक स्ट्रक्चर टर्म ऐसी है कि एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम ये बताता रहता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कुछ फीचर्स हैं जो ओवर द टाइम डेवलप हुए हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, है ना, इक्वालिटी हो गया, ये सब क्या है? बेसिक फीचर्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा आर्टिकल 368 में के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की। नेक्स्ट इज इट हैज डिफाइंड द सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। could define two terms as, अब सेक्युलरिज्म को क्या बताया? स्टेट नीदर सपोर्ट any religion or nor penalize any profession and practice of faith and also state maintains no religion of its own। कि जहाँ पे स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, वो किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, कि स्टेट इज न्यूट्रल, तो वो है सेक्युलरिज्म। इट enshrined in article 14 right equality and equality, right to equality and equality before law, freedom and 14 15 and 16 along with article 25 26 29 and 30। तो इन अलग अलग आर्टिकल्स में ये इंश्योर किया गया है कि स्टेट सेक्युलरिज्म को फॉलो करे। Now, what is socialism? It reflects the goal of economic and social upliftment and does not restrict private entrepreneurship and right to business and trade। It is a fundamental right against Article 19 Clause 1 Subclause G। तो ये दो टर्म्स को डिफाइन किया है, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। अब कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है प्रियम्बल से रिलेटेड। फर्स्ट 1960 में बेरुबरी केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। उसके बाद जजमेंट आई थी 1973 में, वेरी फेमस, जो केशव भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि उससे पहले था एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में जो आया था, एंड केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेम उसी में केशवानंद भारती में वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जिसको अमेंड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज आरसी पौड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सेक्युलरिज्म रिप्रेजेंट्स द नेशंस कमिटमेंट टू ट्रीट पर्सन्स टू ऑल फेथ इक्वली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये दोबारा इंश्योर किया सुप्रीम कोर्ट ने। प्रियम्बल देख लेते हैं। ओरिजिनली डिक्लेयर किया था इंडिया इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब हम देखते हैं तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दो टर्म ऐड हुई थी। ओरिजिनली सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक तीन ही टर्म थी। नेक्स्ट इज इट डज नॉट ग्रांट द सब्सटेंटिव राइट्स नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। पर ये सिग्निफाई करता है कि पावर किसके पास है? लोगों के पास है। जैसे फर्स्ट लाइन ये कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सोर्स ऑफ पावर क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, पर ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में।
अब उसके बाद अमेंडमेंट हुई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसने अमेंड किया प्रियम्बल 40 आर्टिकल 40th article 7th schedule, and it has added 14 new articles and 2 new parts to the constitution. तो इतने सारे चेंजेस हुए थे, इसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब मेजर चेंजेस क्या थे? सबसे पहला नए वर्ड इंसर्ट किए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इट चेंज द यूनिटी ऑफ नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और उसके अलावा 7th शेड्यूल में चेंजेस बताए थे। Following categories were transferred from state list to concurrently। ये कुछ एंट्रीज हैं जो पहले स्टेट लिस्ट में आती थी, फिर उनको ट्रांसफर कर दी गई कंकरेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स है, मतलब उसके ऊपर लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और कंकरेंट लिस्ट में कोई जाता है तो उसके लिए एक्सक्लूसिव पावर दोनों के पास चली जाती है, यूनियन प्लस स्टेट के पास। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स थे वो? एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, weights and measures, administration of justice, constitution, organization of all courts with exception of Supreme Court and High Courts। तो ये सारे पहले स्टेट लिस्ट में आते थे और उनको ट्रांसफर कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट इज इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल 352 को अमेंड किया था, जिसने ऑथराइज किया था प्रेसिडेंट को कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर तो करेगा, बट नॉट ओनली थ्रू आउट द कंट्री बट ऑल्सो इन एनी पार्ट, की कंट्री के किसी पार्ट में भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट। अब कुछ नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी ऐड किए गए थे। आर्टिकल 39 जो इंश्योर करता है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, जिसके बाद नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये भी फोर्स में आए। नेक्स्ट आर्टिकल 43A जो बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। 48A जो बात करता है इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एंड लास्ट इज नया पार्ट ऐड किया था, पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, पार्ट 14A जो इस्टेब्लिश करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो इतने सारे चेंजेस थे जिसकी वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कि इसने फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज किए, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रियम्बल में भी चेंज किया, तो इसकी वजह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, इसी से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसको संविधान दिवस भी बोलते हैं, बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 26 नवंबर 1949 पर इफेक्ट में आया था 26 जनवरी को। अब इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2015, तब से शुरू हुआ है। द 125th बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। 2015 से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, एंड वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दो तीन फीचर्स दिए हुए हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के। ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉट प्रिंटेड और टाइप एज इट इज, हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने इंग्लिश वर्जन लिखा है, और हिंदी वर्जन लिखा है वसंत कृष्ण वैद्य ने। पेजेस आर्टिस्टिकली decorated by the artisans from Shanti Niketan under Nandlal Bose. Next topic is property rights in India. 9 जज का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, रूलिंग इन प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। 9 जजेस बेंच था, जिसने रिस्ट्रिक्ट किया है स्टेट्स पावर टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी। recent judgment have overruled the earlier ruling, जो कि आई थी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी 1978 में जो आया था, एंड संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कुकिंग ऑयल लिमिटेड जो 1983 में आया था। इन दो में जजमेंट थी, उनको ओवररूल कर दिया है 9 जज बेंच ने इन द केस ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दोनों ही केसेस में, इन दोनों में, स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन दोनों केस में कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज कुड बी कंसीडर्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज। इवोल्यूशन अगर देखिए राइट टू प्रॉपर्टी का, इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी एंड कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन प्रोटेक्टेड, ये एक फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज F एंड आर्टिकल 330, बाद में इसको ट्रांसफर करके लीगल राइट बना दिया गया था। फिर 25th अमेंडमेंट हुई 1971, इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 31C,
जो कुछ प्रोविजंस की बात करता है रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो आया था, इसने रिमूव कर दिया था राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ फंडामेंटल राइट एंड सॉरी इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना डिक्लेयर किया था अंडर आर्टिकल 300A। की हाइलाइट्स देखें इस जजमेंट की। First has scope of Article 39B. Private property cannot automatically classified as material resource of community under Article 39B कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी रिसोर्स कंसीडर ऑटोमेटिकली नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 39B ये कहता है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सब सर्व द कॉमन गुड की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए कॉमन रिसोर्सेज या सोसाइटी कम्युनिटी रिसोर्सेज। अथॉरिटी फॉर द प्रॉपर्टी एक्विजिशन उसी आर्टिकल 39 के अंदर इट डज नॉट ग्रांट एनी लेजिस्लेटिव पावर टू स्टेट to acquire private property. It comes from the sovereign power of eminent domain and entry 2 of list 3 of 7th schedule concurrent list में आता है। क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का? इंक्लूजन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ मटीरियल रिसोर्स इट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर, scarcity, impact of on community welfare and concentration in private hand। तो इन सारे फीचर्स पे डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन कैसे होगा कम्युनिटी रिसोर्स का या मटेरियल रिसोर्स का। वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 31C, कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 31C अपहेल्ड इन केशव नंद भारती केस एंड इट इज स्टिल वैलिड। अब ये प्रोटेक्ट करता है लॉज डिजाइन टू फुलफिल DPSP। आर्टिकल 39B और 39C को इंश्योर करता है आर्टिकल 31C from being challenged on the violation of fundamental rights under Article 14 and 19. Balancing the public welfare with the private property right, ensuring government action aligns with the constitutional principles like equality and right to property, जो एक constitutional right है और एक fundamental right है। इसने कोर्ट ने it also applied that public trust doctrine mandating the responsible resources management for public good and it limits the eminent domain। कैसे कोर्ट ने क्वेश्चन किया है on the broad application of doctrine of eminent domain in the hands of acquisition। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है that not all privately owned resources qualify as the material resources of community and cannot be appropriated for the public good। कि जितने भी प्राइवेट रिसोर्सेज हैं they does not amount to called as community resources। अब ये डॉक्ट्रिन क्या है एमिनेंट डोमेन की? ये प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कैन एक्वायर द प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक यूज बैलेंसिंग द सोसाइटल वेलफेयर विद द प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट और सोशल वेलफेयर दोनों बैलेंसली चलना चाहिए। द पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल भी, यूनियन भी, लोकल भी, बट फेयर कंपनसेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द ओनर। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं डॉक्ट्रिन के। फर्स्ट है पब्लिक यूज। गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट ओनली इफ देयर इज अ लेजिटिमेट नीड एंड नो अल्टरनेटिव। नेक्स्ट इज जस्ट कंपनसेशन। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर हो तो गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड द फेयर कंपनसेशन टू द ओनर बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू एट द एक्विजिशन टाइम की जिससे प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट उसको फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। It requires the due process. Property owners must be notified in advance and given a chance to contest the acquisition and negotiate the compensation. Next is government authority. It can only be exercised by the government or authorized public agencies with the legal authority to take the property for the public use। तो इसमें legal authority का भी consent होगा। Next इससे related कुछ cases हैं। सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2018 में आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था दैट एमिनेंट डोमेन इज टाइड टू स्टेट्स सोवरेनिटी। स्टेट इसके अंदर स्टेट प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन एक्वायर कर सकता है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट पर फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा एंड दिस पावर डज नॉट वायलेट अ पर्सन्स राइट टू लाइवलीहुड एंड डिग्निटी की इससे वायलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के राइट टू डिग्निफाइड लाइफ का। दूसरी डॉक्ट्रिन है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। अब ये इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय इंश्योरिंग द रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज इट इज अ रिकग्नाइज्ड
recognized as part of Article 21, right to life and personal liberty. In Majra Singh versus Indian Oil Corporation and MI Builders versus टिडली श्याम साहू केस, इन केसेस भी अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये इंश्योर किया है कि दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इसी को कैटेगराइज किया है एज आर्टिकल 21, पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. नेक्स्ट इज इसमें कहता है स्टेट एज अ ट्रस्टी under this domain public trust under this doctrine public trust doctrine state act as a trustee. कैसे? क्योंकि ये मैनेज करता है नेचुरल रिसोर्सेज को एंड पब्लिक के बेनिफिट को। इसके साथ साथ ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज आर यूज्ड रिस्पॉन्सिबली एंड नॉट डिप्लीटेड और डैमेज, के रिस्पॉन्सिबली रिसोर्सेज यूज किए जाए, उनका डिप्लीशन ना हो, डैमेज ना हो। इन TN गोदावरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया था दैट स्टेट एज अ ट्रस्टी ये इंश्योर करेगा नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज सस्टेनेबली फॉर पब्लिक गुड। नेक्स्ट, सिटीजन्स एज बेनिफिशरीज। I'm sorry guys, kindly bear me with the background noise. Next is citizen as beneficiaries. Citizen as beneficiaries of trust using resources sustainably for their benefit and for the future generation की sustainably use होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब न्यूज में क्यों था? अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट यूज्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 टू इशू पैन इंडिया गाइडलाइंस टू हॉल्ट इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, दिस डू नॉट एक्सटेंड टू एनक्रोचमेंट इनटू पब्लिक लैंड एंड अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर। अब इसके लिए पहले प्रायर नोटिस की जरूरत होगी। डिमोलिशन शुड बी सर्व्ड टू हाउस ओनर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद द डिटेल्स ऑफ नेचर ऑफ अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक वायलेशन एक्सेट्रा की इन सबसे रिलेटेड प्रायर नोटिस जाएगा ओनर को। इन केस ऑफ अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, अगर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है तो भी 15 डेज का नोटिस कंपलसरी है टू द रेजिडेंट्स टू रिमूव द अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन और फाइंड अनदर प्लेस टू लिव इन। कि अनऑथोराइज्ड है तो भी 15 दिन का नोटिस कम से कम जाएगा ही जाएगा रेजिडेंट्स को। नेक्स्ट इज वीडियोग्राफी एंड ड्यू रिपोर्ट। डिमोलिशन मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन वीडियो एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस इन केस ऑफ चैलेंज to its legality. A report on actual demolition must be placed before the municipal commissioner। की demolition होगा तो वो recorded होगा। Opportunity of personal hearing, जो accused है वो designated authority के सामने उसकी hearing होगी। Next is personal liability of official for violation of court's order. There are some concerns regarding the illegal demolition of private property. First is, it is against the principle of natural justice, due process of law and rule of law. In अगर demolition of house हो रहा है by state, it is based on mere accusation. Next is violation of fundamental right, जैसे right to shelter under article 21. तो ये दो concern है कि ये violate करता है fundamental rights को भी और इसके साथ natural justice, due process of law and rule of law. Next is minority educational institution. Recently Supreme Court ने overrule किया अपना पहला judgment S. Aziz Bashaw versus Union of India 1967 में आया था, जिसने held किया था that AMU cannot claim minority status under Article 30 Clause 1 as it was established by a statute. अब सुप्रीम कोर्ट ने एस अजीज अपनी पहली वाली जजमेंट में ये हेल्ड किया था दैट AMU was neither established nor administered by the Muslim minority and it is a central university, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, established through AMU Act 1920. Later on, Parliament through AMU Amendment Act 1985 restored AMU's minority status, कि पार्लियामेंट ने इसका माइनॉरिटी स्टेटस को रिजर्व कर दिया था। However, Allahabad High Court struck down the minority status of AMU in 2006, which has been subsequently challenged in Supreme Court in 2009. कि माइनॉरिटी स्टेटस दिया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने in 1981 और 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। तब से ये कंटिन्यूसली सब्सिक्वेंटली ये चैलेंज किया जा रहा है इन सुप्रीम कोर्ट। अब की हाइलाइट्स क्या है जजमेंट की?
no need of minority control over administration just to prove that it is minority educational institution, कि इसकी जरूरत नहीं है. Next is minority status is not surrendered क्योंकि because an institution was created by a statute and upon incorporation of university, कि ये गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है, स्टैट्यूट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है, तो माइनॉरिटी स्टेटस सरेंडर नहीं किया जा सकता. Next is communities that were not a minority before the constitution are entitled to Article 30 Clause 1 for the protection of institution established before independence. अब minority educational institution के बारे में देख लेते हैं. आर्टिकल 30 का क्लोज 1 ये कहता है कि राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज किस लिए टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस. तो ये उनके पास राइट है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके पास ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है. नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 इनेक्ट किया गया था टू सेफगार्ड द एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एनश्राइंड इन आर्टिकल 30 क्लॉज 1. कमीशन भी स्टैब्लिश हुआ था, क्वासी जुडिशियल बॉडी विद द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट जो डिसाइड करेगा ऑन द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन एज द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो थे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, Parsi and Jain. However, minorities communities is not defined in the constitution. So important है, constitution में minorities communities define नहीं है. अब कुछ special privileges हैं जो होते हैं minority educational institution के पास. Under Article 30 Clause 1A, if a minority run educational institution property acquired, fair compensation must be provided. फेयर कंपनसेशन होगा अगर कोई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी एक्वायर करता है स्टेट. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन ऑफ एडमिशन एक्ट 2006 और जिसको अमेंड भी किया था 2012 में कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करना कंपलसरी नहीं है. एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज नॉट एप्लीकेबल इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडेड और either they are aided or unaided. तो very important कि right to education act implement नहीं होता minority educational institution के पास. So basically prelims में हमें ऐसे statement मिल सकते हैं जैसे हम अगर इससे पहले या इस फैक्ट को पता होने से पहले अगर हम पहले देखते हैं तो राइट टू एजुकेशन तो हर जगह एप्लीकेबल है, हर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज. तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे बेसिकली राइट टू एजुकेशन तो 6 to 14 ईयर्स तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है. अब जैसे रिजर्वेशन का भी अगर देखें तो हर इंस्टीट्यूशन फॉलो करता है रिजर्वेशन पॉलिसी, पर की स्टेटमेंट जैसे एक्सेप्शनल स्टेटमेंट्स हैं राइट टू एजुकेशन भी अप्लाई नहीं होगा और रिजर्वेशन पॉलिसी भी अप्लाई नहीं होगा. तो इन प्रीलिम्स यू कैन सी द स्टेटमेंट्स लाइक रिगार्डिंग द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कि जैसे फर्स्ट हो गया कि these are defined in the constitution under article, let's say any article related to the minorities or related to the education, that right to education is applicable to the minority educational institution who are aided by the government. So there is a probability that candidates should feel that this statement is right and it can go wrong. So these are the factual information. Moving ahead, next topic is essential religious practice. न्यूज में क्यों था? बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिट्रीट किया एक जजमेंट इन महेश विजय केस 2016 वेयर इट हेल्ड दैट यूज ऑफ लाउड स्पीकर इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन. अब ये न्यूज में क्यों था? बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेफर किया था इस केस को रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन चर्च ऑफ गॉड केस 2000 which held that there is no fundamental right to use the loudspeaker under article 19(1) clause 1 subclause A and article 25 of the constitution जो रिलीजन की बात करता है कि ये लाउड स्पीकर्स को यूज करना फंडामेंटल राइट नहीं है. About essential religious practices test, it is employed by the Indian judiciary for the adjudication of matters of freedom of religion and determining whether essentiality of that religious practice. Yet, it was introduced by Supreme Court in
श्री शिरूर मुत केस 1954 जिसने एक्सटेंड किया था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या इंक्लूड करके, रिलीजियस प्रैक्टिसेस विद इन मीनिंग ऑफ रिलीजन अंडर इट्स एम्बिट। इसने हेल्ड किया था दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द इसेंशियल पार्ट ऑफ ए रिलीजन, एग्जैक्टली रिलीजन का इसेंशियल पार्ट क्या है, इज प्राइमरली टू बी एस्ट्रेन्ड with the reference to the doctrine of that religion itself. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इससे रिलेटेड, श्री आदि विश्वेश्वरा केस 1997 में आया था। कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन रिलीजियस एंड सेक्युलर फंक्शंस ऑफ टेम्पल। उसके बाद 2004 में आचार्य जगदीश्वरानंद केस 2004 में जो आया था, कोर्ट ने हेल्ड किया था that what determines if a practice forms an essential part of religion is whether the absence of practice fundamentally alters the religion। बेसिकली ये बताया था कि अगर if a practice forms an essential part of religion, कैसे, whether the absence of practice fundamentally, अगर यही प्रैक्टिस ऑल्टर कर रही है उस रिलीजन को। 2017 में आया था शायरा बानो केस जिसने हेल्प किया था ट्रिपल तलाक टू बी अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ रिलीजन एंड प्रैक्टिस merely permitted or not prohibited by religion, it cannot be considered an essential or positive tenet sanctioned by the religion। कि अगर किसी रिलीजन ने किसी चीज को परमिट किया है या प्रोहिबिट किया है, it does not mean that it is an essential part या फिर essential part नहीं है। नेक्स्ट इज एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट। न्यूज में क्यों था, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रेज किए हैं कंसर्न ओवर द फेलियर ऑफ सेवरल स्टेट्स टू एस्टैब्लिश द नेसेसरी मैकेनिज्म टू इफेक्टिवली एड्रेस द केसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल्ड कास्ट। अब शेड्यूल कास्ट क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है, आर्टिकल 366 जो डिफाइन करता है टर्म शेड्यूल कास्ट। जैसे शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज डिफाइंड नहीं है। अंडर आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकता है में नोटिफाई सुप्रीम कोर्ट फॉर अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी आफ्टर कंसल्टिंग स्टेट गवर्नर। अगर स्टेट का कोई केस होगा तो पार्लियामेंट कैन अमेंड दिस लिस्ट बाय the term scheduled caste was first incorporated in the Government of India Act 1935। मैकेनिज्म्स क्या है कि अगर एट्रोसिटीज को से डील करने के लिए जो कास्ट बेस्ड है, फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 17। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 46 जो प्रमोट करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 338 जो प्रोवाइड करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट इज कुछ लीगल मैकेनिज्म्स हैं जो जैसे कि अनटचेबिलिटी एक्ट, अनटचेबिलिटी ऑफेंडर्स एक्ट 1955 में आया था जो अनटचेबिलिटी को पनिश करता है। लेटर ऑन दिस वाज अमेंडेड टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1976। इस एक्ट के अंदर अनटचेबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ रिलीजियस एंड सोशल डिसेबिलिटी, अगर रिलीजन और सोशल डिसेबिलिटी के बेसिस पे हो रहा है तो दैट इज अ पनिशेबल एक्ट। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आया था। इट डील्स विद द ऑफेंसेस जो स्पेसिफिकली committed against the member of SC/ST community in India that are defined as atrocities। Provision of special courts for speedy trial है। Next is prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act 2013 में आया था जिसने एलिमिनेट किया था मैनुअल स्कैवेंजिंग और उनके रिहेबिलिटेशन पे फोकस करता है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2005 that added new crimes जो sexual offenses against women of SC/ST are they also comes under the ambit of atrocities। Next topic is comparison of constitutional features। US presidential election हुआ था, इस न्यूज में इसलिए था, बेसिकली यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट होता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, और इसी के लिए यूएस और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स कंपेयर कर रहे हैं। पैरामीटर्स, फर्स्ट पैरामीटर्स है कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल मेंबर्स। से इंडिया का देखें तो मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स,
including the National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Pondicherry. दिल्ली और पौंडीचेरी के जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, elected members of legislative assemblies of states और यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी. ये कब से हुआ? बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 टू 70th अमेंडमेंट 1992 में आया था. अब इंपॉर्टेंट क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स आर नॉट एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज. जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तब इसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स. यूएस का इलेक्टोरल कॉलेज, यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ 538 इलेक्टोरेट्स. सो आएंगे सेनेट 100+3 ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया एंड 435 मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. अब इलेक्टोरल कॉलेज इज एन इंटरमीडिएट बॉडी और प्रोसेस जो चूज करती है यूएस का प्रेसिडेंट. इन दिस सिस्टम वोटर्स ऑफ ईच स्टेट कास्ट देयर बैलेट्स to choose members or electors of electoral college who can then vote to select the president. States have varying number of electorate based on their representation in the Congress. A majority of 270 electoral votes is required to elect USA president. कि 270 electoral votes होने चाहिए to elect the US president. अब अगर गवर्निंग रूल देखें तो इंडिया का होता है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 से. यूएस का ईच स्टेट इस्टेब्लिश इट्स ओन इलेक्शन रूल, हर एक स्टेट के अलग इलेक्शन रूल्स हैं, जो रिफ्लेक्टिंग यूएस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम वेयर इंडिविजुअल स्टेट्स ओवरसी एंड मैनेज देयर इलेक्टोरल प्रोसेस. की हर एक स्टेट का अलग अलग इलेक्टोरल प्रोसेस है, वही फॉलो होता है, और इट शोज दैट इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम. नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है? इंडिया में prospective presidential candidate should get his or her nomination paper subscribed by at least 50 electors होने चाहिए as proposers and 50 electors होने चाहिए as seconders. 50 proposers and 50 as seconders. US में candidate secure party nomination through primaries and caucus. Election method proportional representation by single transferable vote follow होगा इंडिया में, and voting at such election shall be by secret ballot. कैंडिडेट को सिक्योर करना जरूरत होता है 50% ऑफ द टोटल कास्ट वोट कास्टेड +1 टू विन, कि 50% +1 चाहिए टू डिक्लेयर्ड विनर. यूएस में मोस्ट स्टेट फॉलो द विनर टेक ऑल अप्रोच, कि जहाँ पे कैंडिडेट के पास अगर मेजॉरिटी आ गई किसी भी स्टेट में तो मतलब कि इट्स के पास है विद ऑल इट्स इलेक्टोरल वोट्स एक्सेप्ट इन मेन एंड नेब्रास्का. कैंडिडेट्स कैन विन प्रेसिडेंसी विदाउट विनिंग द पॉपुलर वोट. जैसे डोनाल्ड ट्रंप का 2016 का इलेक्शन का था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में 20 किसी स्टेट से 20 वो जा रहे हैं यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है और अगर किसी एक कैंडिडेट के पास आ गई मेजोरिटी जिसमें 12 वोट आ गए, तो अगर वो वहां से विनर डिक्लेयर हुआ तो उसके पास 20 के 20 वोट माने जाएंगे. तो दिस इज विनर टेक्स ऑल अप्रोच. किसी भी एक स्टेट में अगर इलेक्शन हुआ और वहां पे मेजोरिटी आई तो उसके पास सारी सीट्स उस स्टेट की कंसीडर की जाएंगी. तो यह इलेक्शन मेथड. वोट काउंटिंग प्रोसेस क्या है? ईवीएम यूज होता है इंडिया के केस में. significantly prolonged largely due to reliance on paper ballot and the handling of mail-in votes like our postal ballots. Frequency हर 5 साल में होता है, एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, पर जनरली 5 ईयर टर्म्स सर्व करता है प्रेसिडेंट, और यूएस में 4 ईयर टर्म सर्व करता है प्रेसिडेंट. रनिंग मेट separate election takes place for vice president of India. प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज अ रनिंग मेट वाइस प्रेसिडेंट की. यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का सेपरेट इलेक्शन होगा जिसमें नॉमिनेटेड और वाइस प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी. और यूएस के केस में प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट को.
नेक्स्ट इज क्लेमेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूएसए। यूएस प्रेसिडेंट ने ग्रांट किए थे एन अनकंडीशनल पार्डन टू हिज सन फेसिंग सेंटेंसिंग फॉर फेडरल टैक्स वायलेशन एंड गन कन्विक्शन। अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन दी क्लेमेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूएस, तो इंडियन प्रेसिडेंट का सोर्स ऑफ पावर क्या है? आर्टिकल 72 से डराइव करता है इंडियन प्रेसिडेंट पावर। यूएस प्रेसिडेंट आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्कोप क्या है? इट एक्सटेंड्स टू नॉट ओनली फेडरल और यूनियन बट ऑल्सो टू स्टेट क्राइम्स, कि प्रेसिडेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है फेडरल केसेस में भी और स्टेट क्राइम्स के केसेस में भी। यूएस के प्रेसिडेंट के पास सिर्फ फेडरल पावर्स हैं, स्टेट पावर्स नहीं है। डेथ पेनल्टी, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग दोज बाय स्टेट्स। अब यूएस प्रेसिडेंट के केस में देखें तो अगर उनके पास स्टेट क्राइम से रिलेटेड पावर्स नहीं है तो उन केसेस में नहीं डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, वो सिर्फ फेडरल केसेस में फेडरल डेथ सेंटेंसेस को पार्डन दे सकता है। रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, सुप्रीम कोर्ट इन मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया held that president acts on the advice of council of ministers and cannot act on his own discretion। क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोग सेलेक्ट करेंगे अपना रिप्रेजेंटेटिव, जो फॉर्म जो होंगे प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो रियल हेड होगा गवर्नमेंट का, और नॉमिनल हेड होगा प्रेसिडेंट। तो वही रियल हेड एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू एक्ट अपॉन। प्रेसिडेंट और यूएस के केस में on his own discretion president can act। sorry next is judicial review। scope of judicial review, courts can examine the process but generally not on the decision itself। और यूएस के केस में courts can review the pardons also in cases of suspected corruption or abuse of power। तो इंडिया के केस में लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है। लिमिटेशंस क्या है? प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन समवन इम्पीच्ड बाय पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट पार्डन समवन इम्पीच्ड एंड कन्विक्टेड बाय कॉमन। सेम लिमिटेशन। नेक्स्ट इज 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिसेंटली जस्टिस संजीव खन्ना उन्होंने ओथ ली एज ए 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विच वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग अ सेरेमनी एट राष्ट्रपति भवन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कैसे होता है। सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज considered fit for the role is usually appointed as chief justice of India on recommendation of outgoing chief justice of India। this convention was breached, 3 बार इसका वोलेशन हुआ, 1964 में, 73 में एंड 77 में, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट है जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। Next is Union Minister of Law, Justice and Company Affairs seeks this recommendation which is then sent to the Prime Minister who advises the President on appointment। की ये recommendation जाती है Prime Minister के पास और Prime Minister advise करते हैं President को for the appointment of Chief Justice of India। Under Article 124 Clause 2, every judge of Supreme Court can be appointed by the President and shall hold office until he or she attains the age of 65 years। तो maximum age क्या है? 65 years। की रोल क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में? फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स। सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस प्रकाश चंद 1997 में जो जजमेंट आई थी इसमें रूल किया था कि चीफ जस्टिस इज द हेड ऑफ जुडिशरी and holds the leadership position। जुडिशरी का हेड है इसलिए, and it do not hold any superior judicial authority over other supreme court judges। कि लीडर है, हेड ऑफ जुडिशरी है, पर जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसके अलावा इनके पास कोई स्पेशल या कोई एक्स्ट्रा सुपीरियर जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, कोई सुपीरियर जुडिशियल पावर नहीं है। द मास्टर ऑफ द रोस्टर, इट इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया to constitute the benches including the constitution bench to hear the cases। तो benches कौन constitute करता है? Chief Justice of India करता है। Head of Collegium, Chief Justice of India heads the collegium for judicial appointments and transfer in the higher judiciary। कैसे होता है? Collegium system कैसे होता है और उसी system का head होता है Chief Justice of India। Appointment of officers and servants of Supreme Court, it shall be made by the Chief Justice of India or such other judges, जिन Chief Justice of India अगर किसी को अपॉइंट करता है तो, और ऑफिसर ऑफ कोर्ट एज ही और मे डायरेक्ट अंडर आर्टिकल 146, जो अपॉइंटमेंट देखता है ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
कोलेजियम सिस्टम क्या है? ये एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट है। कोलेजियम इज ए सिस्टम थ्रू विच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो सिस्टम से होता है बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 and 217 supreme in case of supreme court and high court respectively, 124 in case of supreme court और 217 आर्टिकल in case of high court। तो उसी सिस्टम को बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। It has evolved through judgments of Supreme Court referred to as three judges case and pronounced in 1981, 93 and 1998। थर्ड थ्री जजेस केस जो हुआ था उसमें अपहेल्ड किया गया था कोलेजियम सिस्टम को कि अपॉइंटमेंट्स इसी के थ्रू होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट देखें तो कोलेजियम में कौन कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 1+5 मेंबर बॉडी होगी इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, अगर जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज। और अगर हाई कोर्ट के केस में देखें, इट इन्वॉल्व्स द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट कोलेजियम। हाई कोर्ट कोलेजियम के क्या होंगे? एक चीफ जस्टिस and 2 senior most judges of concerned high court and recommendation of high court collegium and supreme court collegium। और अगर अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो बॉडी होगी 1+5 की, जो सारे मेंबर्स होंगे सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अगर अपॉइंटमेंट होगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के जजेस का, तो हाई कोर्ट कोलेजियम भी काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम भी काम करेगा। अगर हाई कोर्ट कोलेजियम है तो 1 चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और एक वो। और अगर इसी में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में होगा 1 चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज। सुप्रीम कोर्ट में अगर अपॉइंटमेंट्स हैं तो 5 मेंबर बॉडी, और हाई कोर्ट्स के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम बना है तो 3 मेंबर बॉडी फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड 3 मेंबर बॉडी फ्रॉम हाई कोर्ट। कॉलेजियम सिस्टम देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ था फर्स्ट जज केस 1981, और जिसको एसपी गुप्ता केस नाम से भी जानते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि रिकमेंडेशन मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर द कोजेंट रीजंस, देयरबाय गिविंग ग्रेटर से टू एग्जीक्यूटिव। की प्रेसिडेंट रिफ्यूज कर सकता है उन रिकमेंडेशन को, जिससे अल्टीमेटली इससे पावर चली जाती थी एग्जीक्यूटिव के पास। नेक्स्ट इज सेकंड, उसके बाद हुआ था सेकंड जज केस जो आया था 1993 में, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन स्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली नीड टू कंसल्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर। की पावर एक्सक्लूसिवली किसके पास रखी? जुडिशरी ने अपने पास। उसके बाद आया थर्ड जजेस केस 1998 में, जिसमें बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। यहाँ पे जो 3 मेंबर बॉडी बताई जा रही थी, चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, उनका कंसेंट उनका कंसल्टेशन फॉर द अपॉइंटमेंट्स। पर 3 जजेस केस में बोला गया 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कंसेंट होना चाहिए, उनको कंसल्ट किया जाना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर। तो अभी तक यही चल रहा है, 1+4 की बॉडी, एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। Next is impeachment of judges. Recently, a motion to impeach a judge of Allahabad High Court was submitted in Rajya Sabha. अब इसका background क्या था? Impeachment process is aimed at ensuring accountability and preserving the judicial integrity. None of the 6 attempts at impeaching a judge since independence have been successful. 6 बार ऐसा हुआ है कि किसी जज को impeach करने के लिए मोशन लाया गया हो, पर एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ जजेस? वेल, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। इट इज colloquially used to refer the proceedings under the article 124 जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की बात करता है, और 218 जो हाई कोर्ट जज को रिमूव करने की बात करता है। ये टाइम बाय टाइम प्रोसीडिंग्स में यूज किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड मेंशन नहीं है। ग्राउंड क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सिर्फ इन 2 बेसिस पे जजेस को इम्पीच किया जा सकता है। अब ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर इज रेगुलेटेड बाय जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। अब स्टेजेस क्या होती हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में? फर्स्ट इज इनिशिएशन।
द मोशन मस्ट बी साइंड बाय एटलीस्ट 100 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स एंड सबमिटेड टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेस्पेक्टेड हाउस। कि अगर लोकसभा में स्टार्ट हो रहा है तो स्पीकर को सबमिट होगा और राज्यसभा में हो रहा है तो चेयरमैन को सबमिट होगा। फिर एटलीस्ट 100 लोकसभा मेंबर एग्री होने चाहिए, साइन होना चाहिए और 50 राज्यसभा मेंबर साइन एग्री होने चाहिए, तभी मोशन इनिशिएट किया जा सकता है। अब इनिशिएशन के बाद आता है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज। अगर मोशन सबमिट हो एडमिट कर लिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने रिसीव कर लिया, देन इट इज रेफर टू 3 मेंबर कमेटी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब उन 3 मेंबर कमेटी में कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस या उनकी जगह पे कोई भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये 3 मेंबर बॉडी होगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी। कमेटी इन्वेस्टिगेट द चार्जेस एंड सबमिट द रिपोर्ट टू स्पीकर। अगर लोकसभा में सबमिट हुआ है तो मोशन इनिशिएट हुआ है तो, और चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा विथ इट्स फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस। स्पीकर और चेयरमैन विल देन प्लेस रिपोर्ट बिफोर द लोकसभा और राज्यसभा। की ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी लीडर ऑफ द हाउस को, लोकसभा के केस में स्पीकर को, राज्यसभा के केस में चेयरमैन को। अब वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद स्पीकर भेजेगा लोकसभा में और चेयरमैन भेजेगा राज्यसभा में, जिस भी हाउस में मोशन इंट्रोड्यूस हुआ होगा उस हाउस में। इफ कमेटी, अगर कमेटी को ये लगता है कि वो जज गिल्टी है, देन द रिपोर्ट इज अडॉप्टेड बाय हाउस वेयर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो वो एक अडॉप्ट कर लिया जाता है अगर गिल्टी लगता है, तो गिल्टी पाया जाता है तो। नेक्स्ट आती है पार्लियामेंट्री अप्रूवल। डिबेट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी की 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप की स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल अगर दोनों हाउस से पहले लोकसभा में जाएगा, अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ होगा तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में पास हुआ होगा तो वहां से लोकसभा में जाएगा। जब दोनों हाउस पास कर दे, देन मोशन भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर फाइनल अप्रूवल, और जब वो अप्रूव हो जाए तो जज इज इम्पीच्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज एडहॉक जज। सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया था टेम्पररी अपॉइंटिंग रिटायर्ड जजेस ऑन एन एडहॉक बेसिस टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ क्रिमिनल केसेस इन हाई कोर्ट। अब एडहॉक जजेस क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 224A जो ये कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट में पर प्रीवियस कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का, कि पहले प्रायर कंसेंट, विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो रिक्वेस्ट कर सकता है एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट का? 1998 मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से अपॉइंटमेंट होता है। आर्टिकल 127 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इफ द quorum इज नॉट मेट, कि अगर quorum नहीं है तो 127 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, और 224A डील करता है हाई कोर्ट के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिजन रिफॉर्म्स। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किए हैं मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 रूल्स एंड मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 टू एड्रेस द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विद इन प्रिजन अक्रॉस कंट्रीज। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किए हैं मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के जो रूल्स हैं वो, एंड मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट। अब प्रिजन एक स्टेट सब्जेक्ट है जो रन होते हैं सेपरेटली स्टेट गवर्नमेंट से, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अलग प्रिजन मैनुअल है। The amendments have been made in compliance with the Supreme Court order on caste-based discrimination of prisoners in Sukanya Samanta versus Union of India and others case. Supreme Court ने डायरेक्ट किया था that reference to habitual offenders in prison manual should be in accordance with the legislative definitions of respective state laws. कि सेपरेट कैटेगराइजेशन रिगार्डिंग दी हैबिचुअल ऑफेंडर्स, या हैबिचुअल ऑफेंडर्स को कैसे डील किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द लेजिस्लेटिव डेफिनेशंस जो हर एक स्टेट की अलग अलग है, हर एक स्टेट लॉज अलग अलग है। अब हैबिचुअल ऑफेंडर्स क्या है? जो बार बार कन्विक्ट हुए हैं या बार बार जिनको सेंटेंस मिली है विद इन द टर्म पीरियड ऑफ 5 years फॉर अलग अलग ऑफेंसेस के लिए, तो वो है हैबिचुअल ऑफेंडर्स। फर्स्ट टाइम अगर किसी ने ऑफेंस किया है तो वो नहीं आएगा, अगर दूसरा तीसरा चौथा अगर कंटिन्यूअसली ऑफेंसेस हो रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स। की चेंजेस क्या है जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं?
Prison authority must strictly ensure that prisoners are not discriminated against, classified, or segregated based on their caste, including in allocation of duties of work within prisons. कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, या चाहे वो उनके काम से रिलेटेड हो, उनका जो ड्यूटी असाइन की जा रही है उनसे रिलेटेड हो. Discrimination based on caste is prohibited under Article 14. There is equality before law, and Article 15 prohibition of discrimination, and Article 17 जो बात करता है untouchability को abolish करने की. Provisions of prohibition of employment as manual scavengers and their Rehabilitation Act 2016 shall have the binding effect in the prison and correctional institution की ये binding होगा. अगर prisons देखें, about the prisons in India, constitutional provision क्या है? Prisons or person detained therein, state entry है, state subject है, entry 4 under the state list. Administration and management of prisons is responsibility of respective state government. अब गवर्न कैसे होते हैं? By the Prison Act 1894 and Prison Manual हर एक स्टेट गवर्नमेंट का. Prison Act 1894 फर्स्ट लेजिस्लेशन था जो गवर्न या मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है इन प्रिजन इन इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक प्रिपेयर किया है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 which may serve as a guiding document for states to reform the British era laws. Relevant provisions of the Prison Act 1894, Prisoners Act 1900 and Transfer of Prisoners Act 1950, इन सबको रिव्यू किया गया है एंड इन सबको एसिमिलेट किया गया है मॉडल प्रिजन एक्ट में 2020 मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 में, कि पहले वाले जितने भी लॉज थे उन सबको एसिमिलेट करके एक बनाया गया मॉडल प्रिजन एक्ट 2023. नाउ कमिटीज ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स कौन कौन सी है? कृष्णा अय्यर कमेटी, अमित्व रॉय कमेटी, सर अलेक्जेंडर कैड्रिक कमेटी एंड मुल्ला कमेटी. ये अलग अलग कमिटीज हैं जो रिलेटेड है प्रिजन रिफॉर्म से. सीलिएट फीचर्स क्या है मॉडल प्रिजन एक्ट के? Provisions for grant of parole, furlough and remission to prisoners to encourage the good conduct. अब जनरली ये जैसे रन होता है कि गुड कंडक्ट के बेस पे रेमिशन मिलता है. अब रेमिशन कैसे मिलता है? फॉर एग्जांपल ये चलता है वीकली कि अगर थ्रू आउट द वीक किसी कोई कंप्लेन नहीं है और अच्छे से काम किया तो उनको एक दिन का रेमिशन मिलेगा. कि कोई कंप्लेन नहीं है तो इनका एक दिन ऑफ हो जाएगा, तो उनके लिए एक वीक होगा सिर्फ 6 दिन का, ना कि 7 दिन का. अब ऐसे मंथली हुआ तो मंथली मैक्सिमम 4 रेमिशन मिल सकते हैं. ईयरली पर वीक के हिसाब से अगर ये कंटिन्यूअस रहे तो उनका आता है गुड कंडक्ट. तो इन्हीं गुड कंडक्ट के बेसिस पे उनको, जैसे कोई अगर किसी प्रिजन में रह रहा है तो इसी गुड कंडक्ट के बेसिस पे उनको ट्रांसफर किया जाता है ओपन कैंप्स में. तो गवर्न इस तरह से होता है. Parole is a system of conditional release of a prisoners with the suspension of the sentence and for a specific period. It is not a matter of right. ये right नहीं है सबका, but it is completely dependent on the good conduct of the prisoner. Prisoners convicted of multiple murders under the Anti-Terror or under the Anti-Terror UAP Unlawful Activities Prevention Act वो parole के लिए eligible नहीं है. जिसने मल्टीपल मर्डर्स किए हों या फिर यूएपीए के अंडर आ रहे हों वो पैरोल के लिए एलिजिबल नहीं है. फर्लॉ इज गिवन इन केसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट. लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उनको फर्लॉ मिलता है. पीरियड ऑफ फर्लॉ ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रिमिशन और रिडक्शन इन हिज सेंटेंस. सेपरेट अकोमोडेशन किसके लिए? फॉर विमेन्स एंड ट्रांसजेंडर इनमेट्स, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए. प्रोविजन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद कोर्ट्स, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन प्रिजन. अब कुछ है प्रिजनर्स राइट. फर्स्ट है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रिजनर. एक कन्विक्टेड पर्सन जिनको सेंटेंस मिली है फॉर 2 years, दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ RPA Act 1950 वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता. इवन सच कन्विक्टेड पर्सन इज ऑन बेल, दे कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन. कि जिनको 2 साल से ज्यादा की 2 साल तक की सजा हुई होगी वो दे आर नॉट एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन. नेक्स्ट इज राइट टू वोट ऑफ प्रिजनर्स. अ पर्सन कन्फाइंड इन अ prison cannot vote under Article 62 Clause 5 of Representation of People Act. It is applicable to the person under a sentence of imprisonment or transportation or is in lawful custody of police. A person under preventive detention
उसके पास राइट होता है वोट करने का इन एन इलेक्शन अंडर 62 सेक्शन क्लॉज 5 of Representation of People Act and Rule 18 of Conduct of Election Rules 1961. प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केस में राइट टू वोट अवेलेबल है, पर पर्सन confined in prisons cannot vote. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है रिलेटेड टू द प्रिजनर्स राइट? प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि देयर इज नो कंपल्सिव नीड टू फेटर और चेंड अ पर्सन्स लिम्स. Sheila Barse versus State of Maharashtra 1983. It related to the custodial violence to women prisoners in जी तो custodial violence से related है Sheila Barse versus State of Maharashtra. Next is interoperable criminal justice system 2.0. Recently, Ministry of Home Affairs have asked to National Crime Records Bureau (NCRB) to facilitate complete implementation of 3 new criminal laws in ICJS 2.0. जो 3 कौन-कौन से आए थे? IPC चेंज करके आया था BNS, CRPC चेंज करके आया था BNSS और इंडियन एविडेंस एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम. About the interoperable criminal justice system, क्या है? It was conceptualized by E Committee of Supreme Court of India and it is being implemented as a project under Ministry of Home Affairs. Objective क्या है इसका? To seamless transfer of data and information among the different pillars of criminal justice system like crime and criminal tracking network system, CCTNS for police, etc. Focus क्या है? The integration of this network tracking system with e-courts and e-prison database, उनको integrate करना ताकि एक overall data repository बन जाए, and with the pillars of judiciary like forensic lab, fingerprints and prosecution, इन सबको एक साथ integrate किया जाए. इसका objective है to achieve one data once entry across all the pillars. अब यही network launch हुआ था 2009 में as 100% centrally sponsored scheme. Implementation कौन देख रहा है? NCRB देख रहा है in association with NIC Informatics Center. टाइमलाइन फर्स्ट फेज 2018 से 22 तक और फेज 2 जो 22-23 से शुरू होकर चलेगा 25-26 तक. कुछ इनिशिएटिव्स हैं टू लेवरेज द टेक्नोलॉजी इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. फर्स्ट इज सेफ सिटी प्रोजेक्ट. इट इज सैंक्शनड इन द फर्स्ट phase in 8 cities to aid smart policing. नेक्स्ट इज नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो फैसिलिटेट करता है रैपिड एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग ऑफ DNA एनालिसिस यूनिट्स जो सेंट्रल और स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज में होते हैं. नेक्स्ट इज कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन जो ऑटोमेट करती है प्रोसेस एट पुलिस स्टेशंस. नेक्स्ट इज ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3. यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फेज 3 ऑफ ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट. फेज 1 एंड 2 पहले थे. फेज 1 चला था 11 से 15 तक और फेज 2 चला था 15 से 23 तक. It is under implementation since 2007 for ICT enablement of Indian judiciary as a part of National E-Governance Plan. अब ये थर्ड फेज क्या है? पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं. S3 वास्ट प्लेटफॉर्म जो सपोर्ट करता है सिक्योर एंड एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस को. ई सेवा केंद्र खोले गए हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड असिस्टेंस टू यूजर्स. क्लास सिस्टम है जो लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग करता है कोर्ट रूम से. Next is scanning and digitization, the process of converting physical records into digital formats. कि सारों की ऑनलाइन एंट्री डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे. क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है स्केलेबल स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड वर्चुअल कोर्ट्स जो इनेबल करता है रिमोट कोर्ट प्रोसीडिंग्स थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. अब इसके थर्ड फेज के बारे में देख लेते हैं. इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर 4 years जो 2023 से 27 तक के टाइम ड्यूरेशन में चलेगा विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 7,210 crores. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अशर इन द रिजीम ऑफ मैक्सिमम ईज ऑफ जस्टिस जिससे मूविंग टूवर्ड्स जब हम डिजिटली मूव करें ऑनलाइन एंड पेपरलेस कोर्ट्स थ्रू डिजिटाइजेशन ऑफ एंटायर कोर्ट रिकॉर्ड्स. सो ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स फॉर जुडिशरी और जो प्रोवाइड करेगा एक पेपरलेस और सीमलेस इंटरफेस बिटवीन कोर्ट लिटिगेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स. इम्प्लीमेंटेशन हाई कोर्ट्स में फंड्स आर रिलीज टू हाई कोर्ट्स बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ई कमेटी जो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने.
E-committee is responsible for policy planning, strategic direction and guidance for the implementation of the project. Next topic is Election Commission of India. न्यूज में क्यों था? ECI has celebrated 75th year of its establishment and observed 25th January as the National Voters Day. एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बनी थी 25th जनवरी 1950. पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 324 टू 329 में इसकी पावर्स, फंक्शन और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है. तो इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 324. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होगा एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स. अपॉइंटमेंट, कंडीशंस एंड सर्विसेज ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट रेगुलेट्स, क्या रेगुलेट करता है? उनकी अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशन और टेन्योर से रिलेटेड प्रोविजंस. अब रोल क्या है ECI का? ये क्या करता है? लोकसभा के इलेक्शंस देखता है, राज्यसभा के इलेक्शंस देखता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन देखता है एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन गवर्न करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब कंपोजिशन, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 1+3 की बॉडी है. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे. इनिशियली कमीशन ओनली हैड एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, फिर 1989 में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ऐड किए गए. दे सर्व्ड अंटिल 1st January 1990. Since 1993, Commission has a permanently included 2 election commissioners. So अभी as of now 1+2 की बॉडी है, 3 member बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. इसके फंक्शंस क्या है? इट डिस्क्वालिफाइज द कैंडिडेट्स जो फेल करते हैं टू कंप्लाई द डायरेक्शंस, जैसे कि लॉज टाइमली अकाउंट ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस. अगर ये नहीं किया तो उन बेसिस पे कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर करता है. इंश्योर करता है इनर पार्टी डेमोक्रेसी एंड ग्रांट द स्टेटस ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज. इट हैज एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑन मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशंस. नेक्स्ट कुछ प्रोविजंस हैं ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के. अब 2023 वाले ने रिप्लेस किया है 1991 एक्ट एंड इट फैसिलिटेट्स मोर ऑटोनॉमी टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय स्पेसिफाइंग द क्वालिफिकेशन, रिफॉर्मिंग अपॉइंटमेंट प्रोसेस एंड प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक्सेट्रा. अगर क्वालिफिकेशंस देखें, for chief and election commissioners, a person must be holding or have held a post equivalent to secretary to government of India. या तो होना चाहिए या पास्ट में कभी होना चाहिए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके इक्वल की कोई पोस्ट. एंड इट पोजेस द इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग द इलेक्शंस. ये है क्वालिफिकेशंस टू बी अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर. इसके अलावा सर्च कमेटी, इट इज हेडेड बाय सर्च कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा? इट इज हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. इट इंक्लूड्स 2 मेंबर्स, रैंक ऑफ सेक्रेटरी और हायर, उनके इक्वल होना चाहिए. काम क्या है इसका? ये पैनल प्रिपेयर करता है प्रिपेयर्स अ पैनल ऑफ 5 कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन. अगली आती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है, नेक्स्ट सेलेक्ट कमेटी. इसका कंपोजिशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर उसका चेयरपर्सन होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द हाउस विल बी ए मेंबर एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा. तो 3 मेंबर बॉडी. काम क्या है? इट रेकमेंड्स द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू द प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स. अब टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? 6+65 की, मैक्सिमम या तो 6 साल या जब तक वो 65 ईयर्स के नहीं हो जाते, विच एवर इज अर्लियर. If an election commissioner becomes the chief election commissioner, combined tenure cannot exceed 6 year की. अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर बनता है चीफ इलेक्शन तो दोनों का कंबाइंड टेन्योर 6 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट की, एक ही बार अपॉइंट होंगे. सैलरी एंड बेनिफिट्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, उनके इक्वल होगी सैलरी और रेम्यूनरेशन बेनिफिट सारे. रेजिग्नेशन और रिमूवल, दे कैन रिजाइन, दोनों चीफ भी और इलेक्शन कमिश्नर्स भी. कौन किसको रेजिग्नेशन देंगे? प्रेसिडेंट को बाय राइटिंग. चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड लाइक ए सुप्रीम कोर्ट जज
and election commissioners they requires the recommendation of chief election commissioner for removal कि अगर चीफ को रिमूव करना होगा तो सेम प्रोसेस होगा सुप्रीम कोर्ट के जज का जो होता है कि पहले मोशन इनिशिएट होता है किसी भी हाउस में, फिर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठती है, अगर लीडर ऑफ द हाउस एक्सेप्ट करता है तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठती है, वो इन्वेस्टिगेट करती है और अगर गिल्टी मिलता है तो वापस रेफर करती है अपनी रिपोर्ट उसी हाउस में जिसमें मोशन इंट्रोड्यूस हुआ होगा, फिर वोटिंग होती है फर्स्ट हाउस में, फिर जाएगा सेकेंड हाउस में और दोनों ही केस में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए 2/3 प्रेजेंट एट वोटिंग प्लस टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट जब उसको एक्सेप्ट करता है देन द जज इज impeached. Same process is for chief election commissioner. And in the cases of election commissioners, recommendation अगर देता है chief election commissioner तभी उसका removal possible है. अगर बात करें legal protection to chief election commissioners and election commissioner, they are protected from civil and criminal proceedings दोनों for the acts or words spoken in the official capacity. Official capacity से related civil और criminal दोनों से protected होंगे वो. अब की इनिशिएटिव्स देखें अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ईवीएम माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस जो इंट्रोड्यूस हुई थी 1977 में, पायलटेड इन 1982 टू मॉडर्नाइज द इलेक्शन, सो इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम. सेकंड इज सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन 2009 में आया था जो प्रमोट करता है वोटर एजुकेशन अवेयरनेस एंड लिटरेसी. ई-विजिल ऐप 2018 में लॉन्च किया गया टू लेट सिटीजन्स रिपोर्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वॉयलेशन. नेक्स्ट इज नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम 2015 में चला था टू क्रिएट एरर फ्री एंड ऑथेंटिकेटेड इलेक्टोरल रोल्स. नेक्स्ट इज ईसीआई इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज स्टॉकहोम एंड कॉमनवेल्थ इलेक्टोरल नेटवर्क्स. Next is VVPAT, introduction of voter verified paper audit trail 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया फॉर ए वेरीफाइबल पेपर ट्रेल इनहेंसिंग दी ट्रांसपेरेंसी. बेसिकली कि जिस कैंडिडेट ने जिस पार्टी को वोट दिया तो उसकी एक इमेज या आएगी या जनरेट होगी जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि मेरा वोट उस पार्टी को गया. दिस इज वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल. तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिए हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड. सो द नेक्स्ट इज Non-governmental organization NGOs. Ministry of Home Affairs has instructed all NGOs registered under Foreign Contribution Regulation Act FCRA Act 2010 to report any change in their key office bearers and members. MHA ने बोला है कि वो NGOs जो रजिस्टर्ड है अंडर FCRA Act. FCRA मतलब वो NGOs जो फॉरेन डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं उनमें अगर की ऑफिस की बेयरर्स या मेंबर्स में कोई भी चेंज है तो दे शुड नोटिफाई. दिस रिक्वायरमेंट स्टिल अप्लाइज इवन इफ एनजीओस प्रीवियस एफसीआरए लाइसेंस एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग. तो इनके लिए भी एप्लीकेबल है. दे मे सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन व्हिच विल ऑटोमेटिकली रिप्लेस द प्रीवियस वन. What are NGOs and how they are regulated in India? ये not profit organizations होती हैं, groups or institutions that operate independently from a government and has humanitarian or development objective. They are formed under societies, trust and charitable companies. Societies है तो registered under Societies Registration Act 1860. ट्रस्ट है तो प्राइवेट ट्रस्ट हो सकते हैं और पब्लिक ट्रस्ट हो सकते हैं. प्राइवेट ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 और पब्लिक ट्रस्ट हैं तो अंडर स्टेट लेजिस्लेशन. तो हर एक स्टेट का अलग कंसर्न जो एक्ट होगा उसके अंडर. चैरिटेबल कंपनीज हैं तो दे आर रजिस्टर्ड एज नॉट प्रॉफिट कंपनीज एंड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो 7th शेड्यूल बात करता है ट्रस्ट एंड चैरिटीज या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन दे विल फॉल अंडर द कंकरेंट लिस्ट. जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होगी उन पे लॉ बनाने की. कैन बी मेड बोथ बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. एंड आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज सी गारंटी द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस. एनजीओज रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और डोनेशन उनके लिए कंपल्सरी है टू ऑब्टेन द प्रायर परमिशन फॉर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लाइसेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर एफसीआरए एक्ट 2010. कि अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो प्रायर परमिशन होनी चाहिए फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. रेगुलेशन अगर देखें अंडर द एफसीआरए एक्ट इट रेगुलेट द इनफ्लक्स ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड फंड्स गिवन टू इंडिविजुअल एसोसिएशन और कंपनीज इंक्लूडिंग एनजीओज. It
act restrict the use of foreign funding for purpose that may affect the nation's sovereignty and integrity, कि उस फंड से कंट्री की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक एंड साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हार्म नहीं होना चाहिए, और पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट नेगेटिवली नहीं करना चाहिए, और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस और एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ एनी पर्सन। इनमें से कुछ भी हो रहा है तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है उन फंड को टू यूज इन सच केसेस। Now, what are the steps taken by the government to promote NGOs? First है provision of funds. Central government provide करता है funds to state governments and union territory administration for implementation of welfare schemes for women and child like Swadhar, Ujjwala, etc. through NGOs. तो इसके लिए central government fund provide करती है। इसके अलावा scheme of ministries culture like cultural function and production grant, financial assistance to cultural organizations with the national presence, जो मैक्सिमाइज करता है पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ प्रमोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और एनजीओ दर्पण जो प्रोवाइड करता है एक यूनिक आईडी टू एनजीओस हु आर रजिस्टर्ड इन एनजीओ दर्पण पोर्टल। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नेंस एंड एआई। अब न्यूज में क्यों था, इंडियाज फर्स्ट एआई डेटा बैंक टू बूस्ट इनोवेशन बाय ऑफरिंग रिसर्चर्स, स्टार्टअप एंड डेवलपर्स एक्सेस टू डाइवर्स डेटाबेस datasets for scalable AI solution was launched recently. Data Bank क्या करेगा, will strengthen the national security by enabling the real-time analysis of satellite, drone and IoT data for AI-driven disaster management and cyber security. Potential क्या है AI का to transform the governance? First is it has the efficient service delivery. Education में NCERT has listed a set of 31 metadata elements to be tagged to each resource available in its NROER, National Repository of Open Educational Resource resource. एग्रीकल्चर में अगर देखें तो नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम जो यूटिलाइज करता है AIML को टू डिटेक्ट द क्रॉप इश्यूज एंड इनेबल टाइमली इंटरवेंशन जिससे क्रॉप्स को बचाया जा सके। इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी, भाषिनी प्लेटफॉर्म है जो यूज करता है AI को जो टू प्रोवाइड दी गवर्नमेंट सर्विसेज इन रीजनल लैंग्वेजेस। डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग, इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज जो यूज करता है AI को टू ऑप्टिमाइज दी अर्बन सर्विस लाइक ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड वेस्ट डिस्पोजल। जुडिशियल एफिशिएंसी भी सुआस, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर जो AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है टू ब्रिज दी लैंग्वेज गैप। डिजास्टर मैनेजमेंट राहत, रैपिड एक्शन फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऐप है जो प्रिडिक्ट करता है नेचुरल डिजास्टर्स को लाइक फ्लड, ड्रॉट एक्सेट्रा, जो अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करेगा और इवैक्यूएशन को सपोर्ट करेगा, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव टू प्रमोट AI इन इंडिया। फर्स्ट इज नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर AI, NSAI नीति आयोग की स्ट्रैटेजी है जो फोकस करती है ऑन AI इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। Next is India AI program, Ministry of Information and Technology, Ministry of Electronics, Information and Technology ने इनिशिएट किया था प्रोग्राम टू प्रमोट AI इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। DPDP एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो स्ट्रेंथन करता है डेटा प्राइवेसी को, AI से रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करता है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, यहाँ पे इंडिया कोलैबोरेट करेगा ग्लोबली टू अलाइन AI स्ट्रैटेजीज विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम लॉन्च करेगा प्रोग्राम्स लाइक रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ एंड फ्यूचर स्किल्स जो AI से रिलेटेड एजुकेशन को एक्सपेंड करेगा स्पेशली Tier 2 और Tier 3 सिटीज में अक्रॉस द कंट्री। Next topic is sovereign artificial intelligence. India is aiming to develop its own sovereign AI. अब ये sovereign AI क्या है? It embodies a national ability to independently develop, deploy and govern the AI technology. It aims at bolstering a nation's ability to protect and advance its interest through the strategic use of AI. It is based on the digital sovereignty framework. Digital sovereignty क्या है? ये एक ability है किसी भी country की to have the control on its own digital technologies. इसके लिए सिक्स पिलर आइडेंटिफाइज किए गए हैं, सिक्स स्ट्रैटेजिक पिलर्स जो गाइड करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सॉवरेन AI। वो सिक्स पिलर्स क्या क्या हैं? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, रेगुलेटरी एंड एथिकल फ्रेमवर्क and stimulating AI industry and international cooperation. So that was about the sovereign artificial intelligence.
So as of now I'm stopping this video. ये एक सवा एक घंटे की हो गई है almost. From next topic onwards we'll continue in the next lecture. Till then, if you like the videos, if you find them they are useful to it, just like the videos, subscribe my channel, share it with your circle, and share it with whom you know that he or she is preparing for any competitive exam, specifically UPSC. And if you want to add anything in the video, you can write them in the comment section. So see you in the next video. Till then, take care.